वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए हिस्ट्री के डे 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इतिहास का वर्गीकरण कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। साथियों, यह सीरीज यूपीपीसीएस के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, भारतीय इतिहास के स्रोत की अगर बात करें तो आप ये समझिए ना, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जो भारत का इतिहास है लिपि के आधार पर 3 खंडों में विभाजित किया गया। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में वो चीजें आती हैं जिसमें लिपि है ही नहीं, जैसे कि पाषाण काल। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में यहाँ पर लिपि का ज्ञान नहीं है। जब लिपि है ही नहीं तो इस इतिहास की जानकारी कैसे पता चलेगी? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो थी, मतलब यहाँ पर लिपि थी, लेकिन आज तक इसको डिकोड नहीं किया जा सका, मतलब पढ़ा नहीं जा सका। तो यहाँ की भी जो जानकारी ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पता चलेगी। इसमें क्या होता था, जैसे आपने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। इसके बाद तीसरा है ऐतिहासिक काल। यहाँ पर लिपि है और इस लिपि को डिकोड किया गया, इस लिपि को पढ़ा गया है, जिसमें कि जो लिखित साक्ष्य उनसे जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की जो जानकारी है 2 तरीके से मिलेगी। एक पुरातात्विक स्रोत जो कि यहाँ पर दिया गया, और दूसरा लिखित साक्ष्य मतलब साहित्यिक स्रोत। तो चलिए अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो इसमें धार्मिक ग्रंथ है, लौकिक ग्रंथ है और विदेशी यात्रियों का विवरण है। धार्मिक ग्रंथ मतलब जो धार्मिक साहित्य है, यहाँ पर जैसे विशेष तौर पर क्या क्या, जैसे वेद है। अब जैसे आप वेद कहेंगे तो वेद को समझने के लिए वेदांग है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, ये सब चीज हो जाएगा। खट दर्शन हो गया, महाकाव्य, पुराण, ये सब धार्मिक ग्रंथ में आएंगे। आगे विस्तार से सबकी चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि आगे नहीं बताया जाएगा। धार्मिक ग्रंथ में जैसे बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक है, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, इसके बाद दिव्यावदान है। जैन साहित्य में देखेंगे परिशिष्ट वर्मन हो गया, भद्रबाहुचरित है, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। इन सब का नाम अभी लिया जा रहा है, आगे विस्तार से डिस्कशन किया जाएगा। अब जैसे लौकिक साहित्य या लौकिक ग्रंथ की बात करें, लौकिक ग्रंथ क्या है? इनसे इतिहास की जानकारी मिलती है, लेकिन ये धर्म ग्रंथ से अलग है। जैसे इसमें देखिए, लौकिक साहित्य में संगम साहित्य जो हो गया, जैसे तिरुकुरल है, सिलप्पाधिकारम है, मणिमेखले है ना, जीवक चिंतामणि, ये सब लौकिक ग्रंथ में आते हैं। अब इसी तरीके से और जैसे भारतीय इतिहास के बारे में जो जानकारी पता चलता है, जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र भी इस श्रेणी में आएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उससे मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आप आगे देखेंगे जैसे कलहड़ का राज तरंगिणी, उससे कश्मीर का इतिहास पता चलता है, जो राज तरंगिणी है कलहड़ के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उससे व्याकरण की जानकारी प्राप्त होती है। और देखेंगे तो मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की, अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास की, हर्षचरित है बाणभट्ट की। तो तमाम प्रकार की पुस्तकें जिनसे इतिहास की जानकारी पता चलती है। तो इसको हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे। अब जैसे विदेशी यात्रियों की बात करें तो विदेशी यात्रियों में जैसे सिकंदर से पहले कुछ यात्री आए थे, जैसे टेसियस है, हेरोडोट्स है और भी तमाम है। सिकंदर के साथ ये पॉइंट याद रखिएगा, निरयाकस, ये सिकंदर के साथ आया था। निरयाकस के बाद ऑने सीक्रेटस, ऑने सीक्रेटस, ये भी सिकंदर के साथ भारत आया हुआ था। इसके बाद ऑरेस्टिबुलस, ऑरेस्टिबुलस, ये भी भारत के साथ आया था। तो ये 3 सिकंदर के साथ आए थे, निरयाकस, ऑने सीक्रेटस और ऑरेस्टिबुलस। और सिकंदर के बाद मेगस्थनीज आया था, डाइमेकस है, डायोनीसियस है, मेगस्थनीज की इंडिका, इंडिका पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब एक एक करके विस्तार से सबको समझेंगे। इसके साथ देखिए, विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री भी आए थे, वेनसांग, फाहियान, सुंगयुंग, इत्सिंग,
चाउजुकुआ, ये सब नाम आपने सुना होगा। और अरबी यात्री में जैसे सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, ये सब नाम महत्वपूर्ण है। तो देखिए साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब पुरातात्विक स्रोत कहने का तात्पर्य ये जैसे अभिलेख मिले हैं, अभिलेख के बाद सिक्के। अब देखिए सिक्कों से क्या होता है, सिक्कों से तमाम प्रकार की जानकारी पता चलती है। जानकारी का मतलब जैसे एक सिक्का है, अब उस सिक्के पर मान के चलेगा किसी देवता की मूर्ति बनी हुई है, तो इससे पता चल रहा है ना कि उस समय इस देवता का को पूजा जाता था, इनका प्रभाव था, इनका वर्चस्व था, लोग इनको मानते थे, ये सब चीज़ें। अब जैसे मान के चले इस पर कमल बना है, स्टार बना है, सूर्य बना है, चंद्रमा बना है, या सिक्कों पर क्या है, सिक्कों पर डेट लिखा रहता है। जैसे आज के समय में सिक्का देखिए लिखा रहता है कि 2025 का, 2024 का है, तो ये पता चलेगा कि 2025 में किस धातु की अधिकता थी। अब तमाम तरीके के सिक्के देखते हैं, जैसे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ थी तो वहाँ पे सिक्के जारी किए गए, तो सिक्कों से इतिहास पता चलते हैं। मृद भांड हो गया, मुहर है, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, स्मारक और स्थापत्य कला से भी शैली की जानकारी पता चलती कि उस समय क्या चल रहा था। तो ये सब इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। अब देखिए यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ जो पीछे यहाँ पर बताया गया था, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताया जा रहा है। जैसे ब्राह्मण साहित्य के बाद बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में प्रमुख बौद्ध साहित्य से सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अधिधम्म पिटक है, इसके बाद बुद्ध चरित है, दिव्यावदान है, ये सब चीज़ें। जैन साहित्य में जैसे परिशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र। तो कई बार तो डायरेक्ट ही ऐसे पूछ लिया जाता है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए जैन धर्म से संबंधित है। अब ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे तो ब्राह्मण साहित्य में देखिए वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 है। ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे या ब्राह्मण ग्रंथ भी इसको कहते हैं, तो इसकी संख्या 7। देखिए वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। आरण्यक भी वेदों को समझने के लिए लिखे गए, एकांत में, जंगल में लिखे गए, इनकी संख्या 6 है। इसके बाद उपनिषदों की संख्या है 12। देखिए उपनिषद जो है ना, इसको वेदांत भी कहा जाता है, वेदांग नहीं, वेदांत, ये चीज याद रखना है। इसके बाद वेदांग की संख्या 6 है। इसके अतिरिक्त और आगे आएंगे, देखिए महाकाव्य जो है, महाकाव्य की संख्या 2 है, रामायण और महाभारत। इसके अतिरिक्त भी से खट दर्शन है, षट दर्शन भी इसको कहा जाता है, षट दर्शन। इनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो संख्या यहाँ पर 6 है। इसके बाद पुराण की संख्या 18 है। तो ये सब क्या है, ये सब इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। स्मृति देखेंगे तो स्मृति की संख्या 6 है। तो इन सब के बारे में विस्तार से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इतिहास का उल्लेख अथर्ववेद में सबसे पहले मिलते हैं। तो ये डिस्कशन हम लोगों ने कल की क्लास में कर लिया था इतिहास के डेफिनेशन में। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ से देखिए अब भारत के बारे में अगर देखा जाए तो भारत के नाम है जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान। ये इनतु हमारे देश भारत के विविध नाम है। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए थे, इसलिए पूरे देश को सिंधु या फिर इंडस के नाम से पुकारा गया। मतलब जो विदेशी थे सबसे पहले सिंधु नदी के संपर्क में आए, इसी कारण क्या किया गया, इसका नाम सिंधु या फिर इंडस रखा गया। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से त्रिकोणाकार या धनुषाकार आकृति का था। देखिए जब पाकिस्तान इसमें शामिल था तो त्रिकोणाकार या धनुषाकार आकृति देख सकते थे। वराह मिहिर की वृहत संहिता, देखिए वृहत संहिता ये किसने लिखा है, वराह मिहिर ने लिखा है। में इसे कुर्म मतलब कछुए की आकृति के का बताया गया। पुराणों में धनु आकृति या दिग्ध निकाय में छकड़े की भांति का और महाभारत में समभुजाकार त्रिभुज की भांति बताया गया है। तो भारत की अलग अलग आकृतियों को बताया गया। पुराणों के भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पढ़ने से पूर्व यह अजनाब या फिर हेमवत वर्ष के नाम से विख्यात है। देखिए जब भारत का नाम भारत नहीं था तो ये भारतवर्ष नहीं था, तो ये अजनाब या फिर हेमवत वर्ष के नाम से विख्यात था। आगे देखिए दिया भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसमें वर्णित है कि भारत कर्म भूमि है और स्वर्ग भोग भूमि। पुराणों में भारत को कर्म भूमि बताया गया, मतलब यहाँ पर आप कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। भारत का वर्णन द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किया जाता है। स्मिथ ने भारत को एंथोलॉजिकल म्यूजियम कहकर संबोधित किया है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया गया भारतवर्ष मतलब भरत कबीले के लोगों का देश है। भरत नाम एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। जो भरत नामक राजा थे इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, भारतवर्ष पड़ा है।
भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। तो देखिए भरत कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट थे और इनकी परिभाषा अर्थशास्त्र से मिलती है। कौटिल्य के अनुसार हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का क्षेत्र होता है। देखिए और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और तमाम शब्द दिए, जैसे जानकारियां दी है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा था। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 5वीं-6वीं शताब्दी में किया गया था। इतिहास के पिता जो हेरोडोटस है इन्होंने किया था। तदुपरांत इंडिया शब्द का प्रयोग मेगस्थनीज ने किया। महत्वपूर्ण है कि हेरोडोटस का जो इंडिया है केवल सिंधु तथा उसके डेल्टा क्षेत्र का बोध कराता है। मतलब मेगस्थनीज ने जब भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया तो उसका मूल तात्पर्य था कि जो सिंधु नदी और उसका डेल्टा क्षेत्र है, जबकि माफ कीजिएगा हेरोडोटस ने, जबकि मेगस्थनीज के अनुसार जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है इसको इन्होंने इंडिया कहा था। चीनी, जो चीन से लोग आए थे, उन्होंने भारत को क्या नाम दिया? इनतु नाम दिया था। सर्वप्रथम झांग कियांग या चांकी येंग ने सिंधु शब्द का प्रयोग किया, जो कि वास्तव में सिंधु नदी का चीनी रूप है। वेनसांग ने भारत को इनतु चंद्रमा कहकर संबोधित किया था। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें सर्वप्रथम प्राकृत में भारतवर्ष या फिर भारतवर्ष का विवरण मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अभी हम लोग जब अभिलेख पढ़ेंगे ना तो विस्तार से चीजों को देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में है। मनुस्मृति एवं भगवत पुराण में इसे देव निर्मित देश कहा गया। सोमदेव सूर्य ने नीति वाक्यामृतम में सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग किया है। अथर्व में वेद में गांधार, मुजवत, महावृत, बालिक, मगध, अंग, अष्टवक, अयोध्या, वरुडावती जो कि वाराणसी है का उल्लेख किया गया है। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे। इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गोल है, वह धुरी का चक्कर लगाती है। देखिए दोस्तों आगे यहाँ पर पाषाण काल दिया है, लेकिन पाषाण काल पर बढ़ने से पहले हम लोग जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं जिनमें अभिलेख है या फिर आप आगे देखेंगे सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, तो इनके बारे में और विस्तार से समझेंगे ताकि पेपर में कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।